हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज दरबार। आज हम क्या करेंगे अपने इस सेशन में भारत के नदियों की उनके उद्गम स्थल उनके लंबाई की बात करेंगे। और आपको पता है कि इससे कम से कम एक क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। देखिए, मैथ और रीजनिंग का सिलेबस आपको डिफाइंड सिलेबस पता है। आप क्या कर सकते हैं, जीएस में जितने अधिक से अधिक टॉपिक जो पूछे जा रहे हैं आपने कवर करके अपने मार्क्स को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जिस नदी तंत्र की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। तो आइए हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सबसे पहले यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सिंधु से होते हुए गंगा, ब्रह्मपुत्र, फिर प्रायद्वीपीय नदियों पर हम क्या करेंगे, पहुंचेंगे। देखिए, अगर हम बात करें सिंधु नदी तंत्र की, तो सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहले नदी जो आती है उसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक जगह है सानोख्वाब हिमनद। मानसरोवर के पास एक जगह है जिसका नाम है सानोख्वाब हिमनद। यहीं से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। सानो खबाब भी इसको कहते हैं, यहीं से इसका उद्गम होता है। और ये भारत में एक जगह है दमचौक नामक जगह से ये भारत में क्या करती है, एंटर करती है। दमचौक में एंटर करने के बाद यह लेह कारगिल, आप देख सकते हैं ये सिंधु नदी, फिर यह लेह कारगिल होते हुए फिर भारत में अंतिम में एक जगह है जिसका नाम है आपका बूंजी पार। यहाँ पे एक जगह है बूंजी पार जहाँ पर ये सबसे गहरा मोड़ काटती है। गिलगित में होते हुए, नंगा पर्वत से होते हुए चिल्लास नामक जगह से क्या हो जाती है, भारत से सिंधु नदी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। सिंधु नदी की पूरी लंबाई आपकी कितनी है, 2380 किलोमीटर है। तो आप देख लीजिए, ये बात रही सिंधु नदी के क्षेत्र में। तिब्बत में मानसरोवर के बगल में सानोख्वाब हिमनद है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। भारत में दमचौक से एंटर करती है, फिर लेह कारगिल होते हुए, नंगा पर्वत होते हुए चिल्लास नाम की जगह से भारत से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2380 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल लंबाई है 2380 किलोमीटर। फिलहाल ये पूरी लंबाई भारत और पाकिस्तान को मिला के बताई गई है। आइए हम बात करते हैं आप सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदियों के बारे में। आप अगर इसका देखेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ में अगर आप इसका क्रम देखेंगे तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसका क्या है, क्रम है। अब आइए एक एक नदी के बारे में हम इसका क्या करते हैं, बात करते हैं। पहली जो नदी हम बात देखेंगे उसका नाम है झेलम नदी। जो आपकी झेलम नदी है वो सिंधु की एक सहायक नदी है और पहली इसकी उत्तर दिशा में पहली क्या है, सहायक नदी है। झेलम नदी जो है वो बेरीनाग, कश्मीर में जो आपका पड़ता है, बेरीनाग के बगल शेषनाग झील से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है और ये 724 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल लंबाई है। भारत में लंबाई कितनी है इसकी, 400 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल लंबाई है। और अगर हम सिंधु नदी की बात करें कि सिंधु नदी भारत में कितने किलोमीटर बहती है, तो सिंधु नदी भारत में कुल 1114 किलोमीटर क्या है, टोटल बहती है। झेलम नदी की हमने बात की, झेलम नदी आप देख सकते हैं, झेलम नदी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे क्या है, बेरीनाग के बगल में क्या है, शेषनाग झील है, यहाँ से निकलती है और अंतिम में आके मिठानकोट में सीधे सिंधु नदी में क्या होती है, मिल जाती है। मिठानकोट एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिंधु नदी को कहते हैं पंचनद, यानी पांचों नदियों का जल एक साथ क्या होता है, मिल जाता है। तो वो जगह कौन सी है, मिठानकोट है। झेलम नदी बेरीनाग के बगल में शेषनाग झील से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। अगली नदी पर आते हैं अपने चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है वो आपकी लोहित क्षेत्र में, इसको कहते हैं लोहित क्षेत्र, जो आपका हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र होता है, वहाँ पे आपकी दो नदियाँ पाई जाती हैं, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा, इन्हीं दोनों नदियों के संयोग से ही क्या होता है, बाड़ा लाचा दर्रे के पास, लाहौल के समीप बाड़ा लाचा दर्रे के पास, जो कि दोनों ओर स्थित हैं, वहीं पर इनका क्या होता है, मिलन होता है। और इस सिंधु की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। टांडी एक जगह है, वहीं पर चंद्रा और भागा नदी के सहयोग से क्या होती है, ये बनती है टांडी। आप उस जगह का नाम याद रखिए। दो नदियां हैं, एक चंद्रा नदी और दूसरी क्या है, भागा नदी। इन दोनों के संयोग से ही क्या होता है, चिनाब नदी होती है। याद रखिएगा कि ये क्या है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी कौन सी है, चिनाब नदी है। आप चिनाब नदी को देख सकते हैं। चिनाब नदी अंतिम में क्या हो जाती है, झेलम में मिलती है और झेलम से ही क्या हो जाती है, सीधे जाके मिल जाती है आपकी कहाँ पे, सिंधु नदी में अंतिम में जाके मिल जाती है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पीर पंजाल में यह गहरा गार्ज बनाती है और अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है और अंतिम में आपकी झेलम नदी में मिलके क्या हो जाती है, ये पई मिठानकोट में कुल मिला जुला के फिर से सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। अगले आते हैं हम रावी नदी के बारे में। अगला हम आते हैं झेलम। देखिए, झेलम आपकी चिनाब नदी में जाके मिलती है। यहाँ से जो मिलती है, ये जो झेलम और चिनाब आपस में मिलती है, यहाँ कुछ हम चिनाब नदी कहते हैं, दोनों एक साथ आपस में जाके मिल जाती हैं। तो झेलम नदी चिनाब में जाके मिल जाती है। आगे चिनाब नदी ही क्या बनती है आपकी, आगे बढ़ती है। उस स्थान का नाम है झुंग नामक स्थान। झुंग नामक स्थान पे ये दोनों नदियाँ झेलम और चिनाब आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं।
आगे अगर हम बात करें किस नदी की, अपनी तीसरी नदी रावी नदी की, तो रावी नदी जो आपकी है वो रोहतांग दर्रे के समीप मनाली के निकट क्या होता है, इसका उद्गम होता है। रोहतांग दर्रे के समीप बात करें हम रावी नदी की, रोहतांग दर्रे के समीप इसका क्या होता है, मनाली में, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, इसका क्या होता है, उद्गम होता है। इसका उद्गम होता है रावी नदी का। टोटल लंबाई कितनी है, 725 किलोमीटर है इसकी। यह माधोपुर के पास क्या होती है, मैदान में प्रवेश करती है। कांगड़ा जिला जो कि हिमाचल प्रदेश का है, रोहतांग दर्रे के समीप, वहीं इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और ये पाकिस्तान में क्या होती है, पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। दरअसल मैंने आपको बताया जब ये झेलम और चिनाब आपस में मिलती हैं तो इस नदी को हम क्या कहते हैं, चिनाब नदी ही कहते हैं। आपकी रावी नदी भी आके क्या हो जाती है, चिनाब में मिल जाती है और अंत में मिठनकोट में जाके तीनों एक साथ मिल जाती हैं सिंधु नदी में। अगली नदी की हम बात करें, अगली नदी हमारी कौन सी आती है, व्यास नदी। अगर व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी व्यास कुंड से आपकी क्या होती है, निकलती है, जो कि रोहतांग दर्रे के क्या है, समीप है। और ये पंजाब के हरिके नामक स्थान पर, हरिके बैराज भी जो है, हरिके नामक स्थान पर क्या होती है, ये सतलज नदी में जाके मिल जाती है। हरिके बैराज आप देख सकते हैं, यहाँ 2 नंबर पे क्या है, हरिके बैराज है। तो यहीं पर ये क्या हो जाती है, व्यास नदी सतलज में जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। हम अगले नदी की बात करते हैं। हमारी जो अगली नदी है वो कौन सी है, सतलज नदी है। अगर सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी जो आपकी है इसका उद्गम राकसताल से होता है। सतलज नदी का उद्गम आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकसताल से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और अंतिम में हरिके पतन में आपकी क्या होती है, जाके मिल जाती है। हरिके पतन में जाके ये मिल जाती है ब्यास नदी से। कौन सी नदी से, ब्यास नदी से ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। वही बात है, हरिके बैराज या फिर हरिके पतन में आपकी क्या होती है, ब्यास नदी से जाके दोनों नदियाँ सतलज और ब्यास आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। इसकी टोटल लंबाई अगर हम देखें तो सतलज नदी की टोटल लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर की क्या है, भारत में लंबाई है। तो देखिए मैंने सिंधु नदी की 5 नदियों को आपको कंप्लीट करा दिया। आइए देखते हैं एक बार फिर से, हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर में सानोखाब हिमनद से इसका उद्गम होता है। दमचौक से भारत में एंटर करती है, 2380 किलोमीटर कुल है। कुल मिला के 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। फिर ये आपकी क्या होती है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि एक जगह है जिसका नाम है चिल्लास से होती हुई भारत से बाहर निकल जाती है। अगली नदी आती है झेलम नदी बेरीनाग के बगल में शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। 724 किलोमीटर टोटल लंबाई है, 400 किलोमीटर भारत में बहती है। पंचनद आपका जो मिठनकोट में है वहीं जाके सारी की सारी नदियाँ जाके मिल जाती हैं। झेलम और चिनाब जहाँ से मिलती है आगे से उसका नाम चिनाब नदी ही रहता है। चिनाब नदी आपकी लोहित क्षेत्र में चंद्रा और भागा टांडी नाम की एक जगह है, वहाँ पर इन दोनों के मिलन से क्या होता है, चिनाब नदी का उद्गम होता है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और झुंग नामक स्थान पर जाके चिनाब नदी आपकी क्या होती है, जाके मिल जाती है झेलम से। अगली नदी आती है आपकी रावी नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप मनाली में इसका क्या होता है, उद्गम होता है। टोटल लंबाई 725 किलोमीटर है और पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी से क्या होती है, मिल जाती है। अगली आती है ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड से होता है, पंजाब के बगल में हरिके बैराज नामक स्थान पे। ये सतलज नदी से क्या होती जाके मिल जाती है। आपकी अगली नदी आती है सतलज नदी का उद्गम राकसताल में तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकसताल से इसका उद्गम होता है। और ये हरिके पतन में जाके या फिर हरिके बैराज में जाके ब्यास नदी से क्या होती है, आपकी मिल जाती है। टोटल 1500 किलोमीटर लंबाई है। भारत में लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर की भारत में लंबाई है। आपका खत्म हो गया सिंधु नदी तंत्र। अब हम आते हैं आपकी गंगा नदी तंत्र पे। थोड़ी स्पीड में मैं तेज़ी रख रहा हूँ क्योंकि आपको बस एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो नदी और उनके उद्गम स्थल से पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हल्की सी एक ड्रॉबैक देके एक अच्छा सा ड्राइंग क्रिएट करके मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र हो गया हमारा। गंगा नदी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अब अपने क्या गंगा नदी तंत्र को। इसमें पहले मैं आपको मैप से समझाऊंगा कि गंगा नदी तंत्र कहाँ से थी, कैसे है और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, इसको हमको समझाते चलेंगे। देखिए याद रखिए कि आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड है, और ये आपका क्या है, राइट साइड है। ये लेफ्ट से आने वाली नदियाँ हैं और ये राइट से आने वाली नदियाँ हैं। देखिए सबसे पहले सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी चलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। मैं इसको थोड़ा और पतला कर दूँ। सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी चलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी, और अलकनंदा नदी में ही क्या है, धीरे धीरे और नदियाँ मिलती जाती हैं।
और वहीं से फिर क्या होता है, निर्माण होता है गंगा नदी का। पहले पहले अलकनंदा नदी में एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है धौली गंगा। विष्णुप्रयाग यहाँ पे बनता है। विष्णुप्रयाग प्रयाग एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे दो नदियाँ आके मिलती हैं। सबसे पहले धौली गंगा इसमें आके मिलती है और उस जगह का नाम क्या होता है, विष्णुप्रयाग। उसके बाद जो अगली नदी आती है उसका नाम है नंदाकिनी। यहाँ पे नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा नदी आपस में आके क्या होती हैं, मिल जाती हैं। अगली नदी आती है पिंडार नदी। पिंडार नदी कर्णप्रयाग में क्या होती है, आपकी अलकनंदा नदी से आके मिल जाती है। फिर केदारनाथ से एक नदी निकलती है, वो नदी जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में आके क्या होती है, आपकी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। कभी कभी आपसे प्रयाग का क्रम भी पूछ लेता है, फिर प्रयाग में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए किस प्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है। अगली नदी जो आपकी है गंगोत्री में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होती है, नदी निकलती है। और ये नदी आपकी क्या है, आपकी आके मिल जाती है देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ। और यहीं से एग्जैक्टली क्या होता है, आपके क्या होता है, देवप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम क्या होता है, अब शुरू होता है। याद रखिएगा कि एक और नदी जिसका नाम है भिलांगना। भिलांगना जो टिहरी आपका है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी, वहाँ पे भिलांगना नदी आके क्या होती है, आपकी मिल जाती है भागीरथी नदी से। टिहरी उत्तराखंड में है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपका कहाँ चल रहा था, उत्तराखंड में। जितने भी प्रयाग की बात हम कर रहे थे, कहाँ पे चल रहा था, उत्तराखंड में। उसके बाद नदी आपकी आती है ऋषिकेश। ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार से क्या करती है, मैदानी इलाकों में प्रवेश करना शुरू होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकली अलकनंदा। अलकनंदा में आगे पहले नदी मिली धौली गंगा विष्णुप्रयाग में। दूसरी नदी मिली नंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। अगली नदी मिली पिंडार कर्णप्रयाग में। केदारनाथ से एक नदी निकली है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी आके मिल गई देवप्रयाग में, किसके साथ, अलकनंदा के साथ। अब अलकनंदा आपकी बन गई गंगा। गंगा ऋषिकेश आती है, ऋषिकेश से होकर फिर हरिद्वार जाती है और हरिद्वार से ही मैदानी इलाकों में क्या करती है, प्रवेश करती है। अब जो हमारी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, उसकी बात कर लेते हैं। यमुना एग्जैक्टली नदी ही नहीं, अपने आप में भी क्या है, एक पूरा का पूरा नदी तंत्र है। यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी कौन सी नदी निकलती है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी मिलती है। और उत्तराखंड में ही उससे आगे एक नदी मिल जाती है, इसका नाम क्या है, टोंस नदी। फिर वहाँ से ये आगे निकलती है। उत्तराखंड में एक और नदी निकल के आती है जिसका नाम क्या है, हिंडन नदी, जो कि क्या होती है, उत्तराखंड में आके यमुना से मिल जाती है। उसके बाद यमुना आगे निकलती है तो यमुना में आके इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में एक नदी है जिसका नाम आपका क्या है, उत्तर प्रदेश के इटावा में एक नदी है, इसका नाम है चंबल। चंबल आकर के क्या हो जाती है, आपके मिल जाती है यमुना नदी से। आपको पता है कि चंबल का जो उद्गम होता है वो जाना पावा पहाड़ी, महू, इंदौर से होता है। और यह नदी घड़ियालों के लिए क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। मैं आपको सारे के सारे नदियों का, मैं भी बस एक ड्रॉ बना रहा हूँ, आपके दिमाग पे एक मैपिंग कर रहा हूँ। मैं सारी की सारी एक एक नदियों का उद्गम आपको कराने वाला हूँ। आगे देखते हैं, ये इटावा में आके क्या होती है, मिल जाती है किस नदी से, यमुना नदी से आके मिल जाती है। यानी आपकी पता चल गया चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। फिर इस नदी में, चंबल नदी में भी आपकी राजस्थान से 3 नदियाँ, खारी, मेज और बनास, ये राजस्थान के क्षेत्र से आके चंबल में मिल जाती हैं। और नीचे में छिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ये तीनों नदियाँ क्या होती हैं, आपकी आके मिल जाती हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आती हैं, जो आके अंतिम में चंबल नदी में मिल जाती हैं। फिर एक और नदी आती है सिंध, ये सिंधु नहीं जबकि सिंध है। सिंध नदी आती है जो आपकी क्या है, मिल जाती है आके यमुना नदी में, इटावा और हमीरपुर के बीच में, बॉर्डर में, लखीमपुर और उसके बॉर्डर में आकर क्या होती है, मिल जाती है। अगली नदी आती है बेतवा नदी, जो कि बेतवा नदी आके हमीरपुर में क्या हो जाती है, यमुना से मिल जाती है। बेतवा की एक और सहायक नदी है, इसका नाम है धशान। अगली नदी आती है केन। केन नदी आपकी क्या होती है, बांदा में आके क्या होती है, मिल जाती है किससे, आपके बांदा में आके ये मिल जाती है यमुना नदी से। याद रखिएगा, इधर से एक नदी आएगी रामगंगा। रामगंगा नदी आके कन्नौज में क्या होती है, फिर से गंगा में आपके आके मिल जाती है। यमुना नदी अंतिम में आके प्रयागराज में अपनी इन पूरी की पूरी सहायक नदियों के तंत्र के साथ क्या होती है, आगे मिल जाती है किसमें, गंगा नदी में। अगली नदी आती है गोमती। गोमती नदी गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर में आके क्या होती है, मिल जाती है गंगा नदी से। नेपाल से 2 नदियाँ निकलती हैं, शारदा और घाघरा। ये नदी आपस में मिलकर घाघरा नदी में लाती हैं और ये घाघरा नदी छपरा में आके क्या होती है, गंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ से भी एक नदी आती है कर्मनाशा नदी, जो कि क्या होती है, चौसा में, बिहार के चौसा में ये क्या होती है, गंगा नदी से मिल जाती है। कर्मनाशा फिलहाल बहुत छोटी नदी है, लेकिन इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कर्मनाशा बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी है और अपने प्रदूषण के कारण ही क्या होती है, ये फेमस रहती है।
आपको मैंने बताया कि घाघरा नदी छपरा में आके क्या हो जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। फिर यहाँ से एक नदी आती है सोन नदी। सोन नदी आपकी पटना में आके आपकी क्या होती है, गंगा नदी से आके मिल जाती है। अगली नदी पुनपुन आती है जो कि बिहार के फतुहा में आके गंगा नदी से मिल जाती है। नेपाल से एक और नदी निकलती है गंडक। गंडक नदी आके सोनपुर में आपकी कहाँ होती है, आके गंगा नदी में मिल जाती है। गोसाई धाम तिब्बत से आपकी एक और नदी निकलती है कोसी, जो कि अपनी मार्ग बदलने के लिए बहुत प्रसिद्ध है और कोसी को ही बिहार का शोक कहते हैं। या कि भागलपुर में क्या होती है, आपके गंगा नदी से मिल जाती है। फिर एक और नदी है फरक्का, जो कि क्या है, एक वितरिका है गंगा की। ये आके फरक्का में, सॉरी, एक नदी और है जो हुगली नदी है, ये वितरिका है, फरक्का एक स्थान है पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी जो कि गंगा की एक वितरिका है, ये अंतिम में आके क्या होती है, मिल जाती है आपकी किस नदी से, गंगा नदी से। एक और नदी इधर से आती है दामोदर नदी। दामोदर नदी भी आपकी अंतिम में आके क्या होती है, गंगा से मिल जाती है। मैं आपको पूरा कराऊंगा कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बाकी सारी का उद्गम स्थल कहाँ है। मैं सारा का सारा आपको क्या करने वाला हूँ, कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं अपने अगले नदी की, महानंदा। ठीक है, फिर महानंदा नदी आपकी आती है जो क्या होती है, आके मिल जाती है आपकी गंगा नदी में। जमुना क्या होती है, जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र क्या होती है, बांग्लादेश में आके आके मिल जाती है और यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा और मेघना होता है। और अंतिम में ये क्या होती है, जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसका नाम पद्मा होता है बांग्लादेश में, और जमुना जब आके मिल जाती है तो उसका नाम मेघना हो जाता है। और मेघना से फिर ये क्या होता है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए अंतिम में आके बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। आइए अब इसकी एक एक सहायक नदियों के बारे में हम देखते हुए चलते हैं अपने अगले टैब में। अगले टैब में जो हमारी नदी आती है यमुना नदी, यह गंगा की सबसे लंबी क्या है, सहायक नदी है। 1370 किलोमीटर इसकी क्या है, एक लंबाई है। यह बंदरपूंछ श्रेणी पे यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हिंडन, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा एवं केन तथा सिंध हैं। आते हैं अपने अगली रिवर पे, रामगंगा नदी। यह नैनीताल के गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और कन्नौज के समीप गंगा में जाकर क्या होती है, मिल जाती है। यानी रामगंगा का नदी का आपका उद्गम कहाँ हो रहा है, गढ़वाल के निकट गैरसैंण पहाड़ियों के पास इसका क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है। कहाँ पे, गैरसैंण के पास इसका क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है, उत्तराखंड में। आगे आते हैं गोमती नदी। गोमती नदी क्या है, एक मैदानी नदी है। यह फुलहर झील से क्या होती है, निकलती है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में फुलहर झील से ये निकलती है और गाजीपुर के निकट क्या हो जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसके किनारे जो ब्रज से प्रमुख नगर हैं वो लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर हैं। आते हैं अपने अगली नदी पे। हमारी अगली नदी है घाघरा, फिर सरयू नदी। इसको सरयू भी कहते हैं। मैंने बताया था आपको, शारदा और घाघरा मिलके कौन सी नदी बनाते हैं, घाघरा नदी बनाते हैं। यहाँ नेपाल के मपशातुंग हिमानी से निकलती है और बिहार के निकट छपरा में क्या होती है, जाके गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ राप्ती और शारदा हैं। राप्ती जो आपके यहाँ पे बहती है, गोरखपुर से होकर बहती है। इसके किनारे जो प्रमुख बसे शहर हैं वो अयोध्या, फैजाबाद और बलिया है। आगे आते हैं अपने अगले पे, गंडक नदी। नेपाल में इसे शालिग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल भी नेपाल ही है। ये भारत में पटना के निकट क्या होती है, जाके गंगा नदी में मिल जाती है। आगे आते हैं अपने अगले नदी पे, कोसी नदी। कोसी नदी जो आपके है माउंट एवरेस्ट के निकट गोसाईनाथ चोटी से क्या होती है, गोसाई धाम चोटी भी इसको कहते हैं, यहाँ से निकलती है और भागलपुर में क्या होती है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलने और बाढ़ लाने के नाते बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। आगे आते हैं अपनी अगली नदी, इसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी क्या है, पंजाब में गंगा की, पश्चिम बंगाल में क्या है, गंगा की वितरिका है और इसका उद्गम भी गंगा से ही होता है और बंगाल की खाड़ी में जाके क्या होती है, गिर जाती है। अगली नदी तमसा। तमसा मैंने आपको नहीं बताया, काफ़ी छोटी नदी है, आगे गंगा में मिलती है। ये कैमूर की पहाड़ियों से क्या होती है, निकलती है और इलाहाबाद से आगे गंगा में आके निकल जाती है। आप इससे नोट्स बना लीजिए कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। कैमूर की पहाड़ियों से क्या होती है, निकलती है। अगली नदी आ जाती है आपकी सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना से पहले गंगा नदी में आके मिल जाती है। मैं पूरा आपको मैप बना चुका हूँ, आप उसी के बगल ऊपर चाहिएगा तो लिखते हुए चले जाइएगा ये किस नदी का उद्गम मैं कहाँ बता रहा हूँ। अगली नदी आती है आपकी चंबल। चंबल नदी मैंने बताया था कि यमुना की सहायक नदी है। अभी जितने सारी नदियों की मैं बात करूँगा ये सारी की सारी क्या है, यमुना की सहायक नदी हैं। यह मध्य प्रदेश के मऊ नामक जगह पे जाना पावा पहाड़ी से क्या होती है, निकलती है और इटावे के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, पार्वती, काली सिंध, छिपरा, सिंध, ये सारी की सारी इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियाँ। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंध नदी यह गुना जिले में क्या है, मध्य प्रदेश के गुना जिले में सिरौंज तहसील के पास से निकलती है। अगली नदी बेतवा नदी, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से क्या होती है, विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और हमीरपुर के निकट यमुना से क्या होती है, जाके मिल जाती है। आपकी अगली सहायक नदी आती है बनास। बनास बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि बनास क्या है, ये राजस्थान में ही निकलती है और राजस्थान में ही क्या होती है, ख़त्म हो जाती है।
बनास अरावली श्रेणी की खमनौर पहाड़ियों से निकलती है और अंतिम में चंबल नदी में जाके क्या होती है, मिल जाती है। क्षिप्रा नदी जो आपकी है वो इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है और ये जाके मिल जाती है उज्जैन में। क्षिप्रा नदी के तट पे क्या है, महाकाल का मंदिर है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 12 वर्ष में एक कुंभ का मेला क्या होता है, यहाँ भी लगता है। आपकी अगली सहायक नदी जो है चंबल की, वो है काली सिंध। काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलती है देवास जिले से और विंध्य पहाड़ियों से निकल के चंबल नदी में जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। गंगा, गंगा की सहायक यमुना, यमुना की सहायक चंबल, चंबल की सहायक कौन सी, काली सिंध। पार्वती नदी भी क्या होती है, मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी से निकलती है और राजस्थान में चंबल नदी में जाके मिल जाती है। आगे आते हैं अपने अगले नदी तंत्र पे। ये देखिए मैंने बता दिया आपको पूरा का पूरा। अब हम आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे। आइए एक बार गंगा नदी तंत्र में आपको क्या करता हूँ, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अब जगह लिख लीजिएगा कि कौन सी कहाँ से उत्पन्न हो रही है, आप इसके बारे में क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। आइए इस मैप से एक बार हम फिर से क्या करते हैं, गंगा नदी तंत्र को रिवाइज करके इसका उद्गम स्थल देख लेते हैं फिर से एक बार। कुछ लोग कह रहे हैं सर आप तेज़ पढ़ा रहे हैं। भैया अब तेज़ नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, आपके पेपर इतने नज़दीक हैं। अगर आप आज तेज़ नहीं पढ़ेंगे फिर कब आप पढ़ने वाले हैं, फिर बड़ी दिक्कत है फिर इस बात में। आइए देख लेते हैं हम पहले। इन सारी नदियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपकी भागीरथी नदी जो देवप्रयाग में आके मिल जाती है। यमुनोत्री से आपकी निकलती है यमुना नदी जो आके आपकी क्या होती है, मिल जाती है प्रयागराज के पास में गंगा नदी के पास से। अब देख लेते हैं इसके पास की जितनी सारी नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल क्या है। देखिए बनास, बनास नदी का उद्गम अरावली श्रेणी राजस्थान है। अगली नदी आती है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम क्या है, जाना पावा पहाड़ी महू इंदौर है जो कि घड़ियाल के लिए फेमस है। अगली नदी आती है आपकी क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी काकोरी श्रेणी मध्य प्रदेश से क्या होती है, इसका उद्गम होता है। विंध्य पर्वत श्रेणी से विंध्य पर्वत श्रेणी से क्या होता है, देवास जिला में काली सिंध का उद्गम होता है। पार्वती नदी भी आपकी क्या होती है, विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ये नदी इटावा में आके क्या होती है, मिल जाती है किससे, यमुना नदी से। अगली नदी आती है आपकी सिंध नदी और सिंध नदी का जो उद्गम होता है वो गुना जिला जो मध्य प्रदेश का है वहाँ से सिंध नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। जो हमारी अगली नदी आ रही है उसका नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी से रायसेन जिला में इसका क्या होता है, बेतवा नदी का उद्गम होता है। केन नदी भी क्या होती है, विंध्य पर्वतमाला विंध्य पर्वत श्रेणी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। कर्मनासा नदी जो आपकी है वो कैमूर पहाड़ी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है और बक्सर के पास पटना में आके क्या हो जाती है, मिल जाती है किससे, गंगा नदी से। रामगंगा नदी की अगर हम बात करें तो हमारी रामगंगा नदी जो है वो उसका उद्गम गढ़वाल की पहाड़ियों से होता है और ये आपकी कन्नौज में आके क्या होती है, मिल जाती है गंगा नदी से। गोमती नदी का मैं आपको बता चुका हूँ। पीलीभीत के फुलहर झील से क्या होता है, इसका उद्गम होता है गाजीपुर में आके गंगा नदी से मिल जाती है। घाघरा नदी जो आपकी है, घाघरा नदी का उद्गम मपसा तुंग हिमानी नेपाल में होता है और इसकी एक सहायक नदी है शारदा। शारदा को लेकर घाघरा नदी आके छपरा में क्या हो जाती है, मिल जाती है आपकी गंगा नदी से। सोन नदी की अगर हम बात करें तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल के पटना में आके मिल जाती है आपकी। गंडक की अगर बात करें तो गंडक नदी क्या होती है, नेपाल से इसका उद्गम होता है और ये आके मिल जाती है आपकी गंगा नदी में। कोसी नदी की बात करें तो गोसाई धाम तिब्बत में ये एवरेस्ट के पास ही पड़ता है, वहीं से क्या होता है, इसका उद्गम होता है और ये आके मिल जाती है आपकी कहाँ पे, गंगा नदी से। फिर ये आपकी आके क्या होती है, मिल जाती है। फरक्का में हुगली नदी जो कि एक वितरिका है, ये आके की क्या होती है, मिल जाती है आपकी किस नदी में, गंगा नदी में। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है और ये आके हुगली में उसके समुद्र में गिरने से पहले, गंगा में मिलने से पहले ये आके क्या होती है, उससे वितरिका है उससे आके क्या हो जाती है, वहाँ से वितरण होने के बाद ये आके क्या होती है, मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलती है, 368 किलोमीटर की क्या है टोटल लंबाई है। आगे बात करें अगर महानंदा की, महानंदा नदी का उद्गम दार्जिलिंग जिला के कुर्सिया के पास हिमालय पर्वत से क्या होती है, इसका उद्गम होता है। जमुना आपको पता है ब्रह्मपुत्र का नाम है, ब्रह्मपुत्र चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, वही तिब्बत वाला मानसरोवर झील के निकट वाला, वहीं से क्या होता है, उद्गम होता है। और अंतिम में यह नदी क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, मेघना नदी के नाम से गंगा नदी जाके मिल जाती है। ये गंगा थी, गंगा की सारी सहायक नदियाँ थी, इसका पूरा का पूरा सिनेरियो था। आगे आ जाते हैं, मैं ये सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ। आगे हम आ जाते हैं अपनी किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में आगे हम आपकी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जो आपका मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से क्या होता है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। जिसकी टोटल लंबाई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 916 किलोमीटर है। यहाँ से इसका क्या होता है, उसी हिमालय से ये इसका उद्गम होता है। तिब्बत में इसको सांपू और अरुणाचल प्रदेश में सिहांग या दिहांग नदी के क्या है नाम से जानते हैं।
प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, कामेंग, सुमनसिरी, ये इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आगे बात कर लेते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों के उद्गम स्थल के बारे में। तो जिसकी प्रमुख सहायक नदी है सुबनसिरी, जो आपकी सुबनसिरी नदी है, सुबनसिरी नदी का उद्गम तिब्बत में हिमालय पर्वत से होता है। तिब्बत के क्षेत्र में हिमालय पर्वत से होता है। ये आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। आगे बात करें इसकी दूसरी सहायक नदी की, तो इसकी एक सहायक नदी भरली है और अरुणाचल की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, भरली नदी का उद्गम होता है। अरुणाचल की पहाड़ियों से, अरुणाचल की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। अगली नदी की बात करें, इसकी प्रमुख सहायक नदी है मानस नदी की। तो मानस नदी का उद्गम भूटान और भारत के मध्य हिमालय पर्वत से क्या होता है, हिमालय पर्वत से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। अगर हम बात करें अगली नदी की, जिसके प्रमुख सहायक नदी है, तो तीस्ता नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तीस्ता नदी का उद्गम जेमू ग्लेशियर से आपका क्या होता है, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। किस जगह पे, सिक्किम में। अगली सहायक नदी की बात करें तो है दिबांग। दिबांग नदी का उद्गम केया दर्रे के समीप क्या होता है, केया दर्रे के समीप होता है। भारत और कहाँ पे, तिब्बत के बॉर्डर के समीप में इसका क्या होता है, उद्गम होता है। अगली नदी लोहित नदी है, जिसकी प्रमुख सहायक नदी है। और लोहित नदी का उद्गम आपको पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन भी जाती है, इसका नाम लोहित एक्सप्रेस है। लोहित नदी जयाल दू पर्वत श्रेणी से क्या होती है, निकलती है और आके किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में आके आपकी मिल जाती है। धनसेरी नदी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, धनसेरी नदी, जिसका उद्गम नागालैंड के लाइसांग पर्वत से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी प्रमुख नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसकी प्रमुख नदियाँ। और आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी अंतिम में आपकी क्या होता है, ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में साथ में क्या होती है, गंगा नदी के साथ मिलकर ये गिर जाती है। पद्मा नदी के, पद्मा और आपको मैंने बताया था वो ऊपर एक नदी आई थी, वो दोनों क्या होती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी ही होता है, उसका नाम वहाँ पे बदल जाता है जमुना। ठीक है, गंगा को जमुना भी कहते हैं, बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि सर जमुना कहते हैं। जमुना नदी बन के आपकी क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी आके मिल जाती है और वहाँ से पद्मा मेघना बन के दोनों क्या हो जाती हैं, जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब आइए हम बात करते हैं आपसे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। इतना सारा हमारा खत्म हो चुका है, हम प्रायद्वीपीय नदियाँ फिर कुछ और नदियों की बात करते हैं। आपकी प्रमुख इंपॉर्टेंट नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है आपकी, 1312। ये क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में अमरकंटक नामक स्थान पर विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से इसका उद्गम होता है। किसका, नर्मदा नदी का। और अंतिम में ये क्या होती है, खंभात की खाड़ी में जाके क्या होती है, खंभात की खाड़ी में जाके समुद्र में मिल जाती है। अगली नदी आती है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बैतूल जिला, जो कि मध्य प्रदेश है आपका, बैतूल जिला मध्य प्रदेश में मुल्ताई नगर के पास में क्या होता है, इसका उद्गम होता है। मुल्ताई नगर के पास में इसका उद्गम होता है और इसकी टोटल लंबाई 724 किलोमीटर है। ये अंतिम में सूरत के निकट ही क्या, खंभात की खाड़ी में ये भी जाके क्या होती है, गिर जाती है। खंभात की खाड़ी के बगल से क्या होती है, गिर जाती है, कहाँ पे, आपकी समुद्र में जाके गिर जाती है। अगले की अगर हम बात करें, हम छिप्रा आपको पढ़ा चुके, महानदी की अगर हम बात करें, महानदी, तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले से क्या होता है, इसका, छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले से इसका उद्गम होता है। टोटल लंबाई महानदी के 8 से 15 क्या है, किलोमीटर है। ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, जाके समुद्र में आपकी गिर जाती है। मैं एक टैप पे बस एक ही नदी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे और आप नोट्स भी अच्छे से बना पाएँ। महानदी छत्तीसगढ़ के निकट रायपुर जिले से इसका उद्गम होता है, बंगाल की खाड़ी इसमें जाके क्या होती है, गिर जाती है। टोटल 815 किलोमीटर की लंबाई को ट्रेवल करती है। आगे अगर हम बात करें माही नदी की, माही नदी आपकी, तो माही नदी धार जिला जो आपका है, धार जिला मध्य प्रदेश का, अमझोरा के वहाँ पे पास में, मध्य प्रदेश अमझोरा के पास आपका क्या है, ठीक है, माही नदी धार जिला मध्य प्रदेश, अमझोरा के पास एक मेहद झील है, वहीं से इसका क्या होता है, उद्गम होता है और ये क्या होती है, खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में जाके क्या होती है, गिर जाती है। अगली नदी की बात करें तो हम लूनी नदी की, तो लूनी नदी क्या है, अरावली पर्वत के पास, अरावली पर्वत के पास ही दो नदियां हैं,
सरस्वती और सागरमती की, सरस्वती ये वो सरस्वती गंगा की पूर्व सहायिका नहीं है, और सागरमती के फॉर्म में इसका क्या होता है, उद्गम होता है, और इन्हीं दोनों के मिलन से गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिलती हैं और वहीं से इसका उद्गम होता है। टोटल 320 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और कच्छ के रण में ये भी क्या होती है, जाके गिर जाती है समुद्र व्याप के। कच्छ के रण, चाहे कच्छ के रण लिख लीजिए, जाके समुद्र में गिर जाती है। अगली नदी की बात करें तो हमारी अगली नदी आती है सोम नदी। सोम नदी उदयपुर के निकट भींछमेड़ा नामक स्थान पर, उदयपुर के निकट भींछामेड़ा नामक स्थान पर, भींछामेड़ा नामक स्थान पर इसका उद्गम होता है, और ये माही नदी की क्या है, सहायक नदी है, जाके माही नदी में मिल जाती है। आगे आते हैं हम अपनी अगली नदी पे, साबरमती नदी की बात करें अगर हम, आपने पढ़ा होगा, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती नदी आपकी है जय समुद्र झील से, इसका क्या होता है, उद्गम होता है जय समुद्र झील से, और वेणेश, और ये क्या है, खंबात की खाड़ी में जाके क्या होती है, गिर जाती है। साबरमती नदी खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। टोटल 371 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई। ये भारत की अन्य नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ दोनों को एक साथ कवर कर रहा हूँ। आपको मैंने बनास के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताया था कि बनास राजस्थान में उत्पन्न होती है, राजस्थान में जाके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कमेंट सेक्शन में मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कौन सी नदी आपकी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे अपेक्षित रखता हूँ, आप जरूर इसका उत्तर मुझे बताइएगा। अगली नदी आती है बाणगंगा। बाणगंगा, बाणगंगा नदी आपकी बैराठ की पहाड़ी जयपुर से, बैराठ की पहाड़ी जयपुर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, और ये यमुना नदी भी की है, क्या है, सहायक नदी है। मैं इसको भूल गया था मैंने पढ़ाना। बाणगंगा यमुना नदी की क्या है, सहायक नदी है। अगली बात करें कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी की, तो महाबलेश्वर के समीप, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। बहुत अच्छा होगा आप अपने साथ एक क्या रख लें, एटलस रख दें, और आप इन सारी नदियों को मैप से देखते जाएं। बंगाल की खाड़ी में अंतिम में क्या होती है, जाके गिर जाती है आपकी कौन सी, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में। 1401 किलोमीटर क्या है इसकी टोटल लंबाई है, 1401 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है किसकी, कृष्णा नदी की। कृष्णा के बाद क्या आते हैं हम गोदावरी में। गोदावरी आपको पता है महाराष्ट्र में इसका क्या होता है, नासिक ज़िले में क्या होता है, इसका उद्गम होता है त्र्यंबक पहाड़ी से। नासिक ज़िले में इसका क्या होता है, उद्गम होता है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। ये दक्षिण भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। इसे वृद्धगंगा भी कहते हैं। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, वैनगंगा, ये सारी की सारी इसकी क्या हैं, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगली बात करें हम कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी जो आपकी है वो कर्नाटक के निकट कुर्ग ज़िला में क्या होता है, इसका उद्गम होता है। कर्नाटक के कुर्ग ज़िले के निकट, मैं आपको बता रहा था कि कर्नाटक की क्या चीज़, कर्नाटक के कुर्ग ज़िले के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। कहाँ से, के निकट, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी, कावेरी नदी का। कावेरी नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। शिवसमुद्रम जलप्रपात, बाकी सारे और जितने द्वीप हैं इसी के ऊपर स्थित हैं। हेमा, सिमसा, अर्कावती इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। भवानी, अमरावती भी इसकी क्या है, सहायक नदी है। आगे आते हैं हम अपने अगली नदी की बात करते हैं, तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा नदी क्या है, पश्चिमी घाट में गंगा मूल की चोटी से तुंग और उसके निकट काडूर से ही भद्रा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ की गंगामूल चोटी से तुंग और भद्रा नदी कहाँ पे, काडूर से, उसके समीप ही काडूर से भद्रा नदी के उद्गम होने के बाद ये दोनों आपस में मिलकर तुंगभद्रा नदी बनाती हैं। अगली नदी आती है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो आपकी 331 किलोमीटर है, तुंगभद्रा नदी की लंबाई 331 किलोमीटर। अगली नदी आती है हमारी पेन्नार नदी। पेन्नार नदी क्या है, नंदी दुर्ग श्रेणी से इसका उद्गम होता है। नंदी दुर्ग श्रेणी कर्नाटक से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और ये बंगाल की खाड़ी में क्या, जो तुंगभद्रा जो आपकी है वो कृष्णा की क्या है, सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। नंदी दुर्ग श्रेणी से इसका उद्गम होता है
और ये क्या आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके क्या होती है, फाइनली गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। आपकी बात होगी पेन्नार नदी की। आगे आते हैं हम, माफ़ करिएगा, आगे आते हैं अपनी अगली नदी पे, जिसका नाम है पेरियार नदी। पेरियार नदी का उद्गम पेरियार झील से होता है, पेरियार झील से होता है। हुगली नदी के बारे में आपको बता चुका हूँ। वैगई नदी के बारे में आते हैं। वैगई नदी आपकी क्या है, कंडन मणिकन्यूर, मणिकन्यूर पश्चिमी घाट की श्रेणी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ी श्रेणी से इसका उद्गम होता है और मदुरै के निकट तमिलनाडु में इसके क्या है, तमिलनाडु में इसका उद्गम है। और अंतिम में कहाँ पे जाके, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। जो एक दो नदियाँ बची हैं मैं उसको बता दूँ। एक उमियम नदी है, मेघालय में क्या होता है इसका उमियम नदी है, मेघालय में उमियम झील से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। हुगली में आपको बता चुका हूँ। ये लगभग सारी की सारी, पेरियार नदी केरल में प्रवाहित होती है, इसको याद रखिएगा। ये लगभग सारी की सारी नदियाँ मैं आपको कवर करा चुका हूँ, वो चाहे उत्तर भारत की हों, दक्षिण भारत की हों, प्रायद्वीपीय भारत की हों। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, मुझे पता है बहुत तेज़ भी है, लेकिन अब तेज़ नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई। और शॉर्ट वीडियो भी है, बहुत ज़्यादा लंबा भी मैंने नहीं रखा है इसको। लगभग सारी की सारी नदियों के उद्गम स्थल को मैंने इसमें कवर करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लस मैं आपको रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट लेके आने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल भी भूलिएगा मत, इसकी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और जो एनटीपीसी का पेपर आया था मैं उसी से क्या करूँगा, इसका प्रैक्टिस कराऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। धन्यवाद, जय हिंद।